ये कनेक्ट हो गया क्या? हेलो एवरीवन, नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और अपन बातचीत कर रहे थे एनसीईआरटी के सीरीज़ के अंदर। और आज अपन क्लास 8 के जो दूसरा अध्याय है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर से कौन कौन से एमसीक्यू जो आपके राजस्थान के प्रत्येक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे, उन सभी टॉपिकों को मैंने इसके अंदर शामिल किया है और एक शानदार तरीके से इसको तैयार किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिसका अध्ययन करेंगे उस पाठ का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती। पहला अध्याय जो कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से था उसके बारे में चर्चा की थी। उम्मीद है आपने पहला अध्याय देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है, डायरेक्ट दूसरा अध्याय देख रहे हैं, तो पहला अध्याय आप देख लीजिए। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में जाएंगे और जाकर के प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो क्लास 8 करके आपको एक प्ले लिस्ट देखेगी। उसके अंदर आप एनसीईआरटी क्लास 8 देखोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार किया और 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था और विद्रोहियों ने मुगल बादशाह को अपना नेता मान लिया था। इसलिए बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी ने उनके बेटों की हत्या कर दी थी। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से स्थापित होती है उसकी बात कर लेते हैं। भारत की खोज से पहले इंग्लैंड तक जो इंग्लैंड के जहाज़ थे वो अफ्रीका के दक्षिणी तट को छूते थे। कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर वापस चले जाते थे, लेकिन हिंद महासागर को पार करते हुए पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति प्रथम बार 1498 में दर्ज करवाई और आने वाला द वास्को दी गामा ने भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली, उसके बाद डच और उसके बाद फ्रांसीसी भारत आए। तो देखो, पहले जो अंग्रेज अधिकारी भारत में आते थे वो कैप ऑफ गुड होप तक चक्कर लगा के वापस चले जाते थे। फिर एक बात करें 1498 की, तो उसने हिंद महासागर को पार करते हुए जो पुर्तगाली वास्को डी गामा था उसने यहाँ तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और भारत के संदर्भ में समुद्री मार्ग की खोज की। उसके बाद में आए डच के बाद में फ्रांसीसी व्यापारी भारत आए। फिर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा चार्टर अर्थात इजाज़तनामा मिल गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की बात करें तो ये शुरू हुई थी 1600 में, ठीक है। और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने इस चार्टर अर्थात इजाज़तनामा देकर के इस कंपनी की शुरुआत की थी। एकाधिकार मिल गया और इस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी समुद्र पार जाकर नए रास्तों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। इसलिए इस कंपनी को एक वाणिज्यिक कंपनी कहा जाता था या फिर वाणिज्यिक कंपनी बन चुकी थी, जिसमें उद्यमी कम कीमतों पर वस्तुओं को खरीद कर ज़्यादा कीमत में बेचकर अपना मुनाफा कमाया करते थे। तो बिल्कुल सिंपल बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बनी तो उसने क्या किया, यहाँ से सस्ती कीमतों पर माल को खरीदा और वहाँ जाकर ऊंची कीमतों पर इसको बेचा और इस तरीके से ये वाणिज्यिक कंपनी बन चुकी थी। अब है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत और समस्याएं हो युद्ध। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे होती है? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1651 में हुगली नदी के किनारे, इसमें काम करने वाले व्यक्तियों को फैक्टर कहा जाता था और जहाँ वस्तुएँ निर्यात के लिए जमा की जाती थी उसे बेयर हाउस कहा जाता था। 1600 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। तो इस कंपनी ने अपने जो साम्राज्य था इसके चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया था। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गांव खरीद लिए, जिसमें वर्तमान कोलकाता शामिल था। तो ये आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में बनाए हुए प्रश्न है। मतलब मैंने वन लाइनर नहीं दे के थोड़ी डिटेल भी दे दी ताकि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। आगे देखो, कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को संधि के लिए मना लिया और वह बिना शुल्क व्यापार करने के लिए फरमान जारी कर देता है कंपनी के लिए, और फरमान एक शाही आदेश होता है, ठीक है। आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने समस्याएं क्या थी और प्लासी का युद्ध का कारण क्या क्या माना जाता है। तो देखिए शुरू करते हैं। बहादुर शाह जफर की मृत्यु, सॉरी यहाँ बहादुर शाह जफर नहीं आएगा, यहाँ आएगा औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है ना। तो यहाँ आप बहादुर शाह जफर की जगह मैं PDF जब डालूंगा तो बहादुर शाह जफर की जब औरंगजेब कर दूंगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। औरंगजेब, ठीक है ना। तो यहाँ औरंगजेब होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, मानवीय त्रुटि होगी यहाँ पे।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1756 में कौन शासक बना? अली वर्दी खान शासक बना, लेकिन जिसकी मृत्यु 1756 में ही होगी। उसके बाद सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब बना। सिराजुद्दौला एक ताकतवर शासक था और इस ताकतवर शासक से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी भय था। ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे डरती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को इनसे डर लगता था, ठीक है ना। और आगे की बात करें तो क्योंकि कंपनी कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी, जिससे कंपनी को व्यापार में फ़ायदा होता रहे और वो किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करे। कंपनी इस तरीके के नवाब बनाना चाहती थी, ठीक है। आगे बात करें, सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे और कंपनी की घेरेबंदी पर रोक लगा दी और कंपनी को व्यापार करने के लिए राजस्व चुकाना पड़ेगा और साथ ही टकसाल बनाने से मना कर दिया। तो उनके दादाजी ने जो औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था वो इन आने वाली पीढ़ी के शासकों को पसंद नहीं था, ठीक है ना। इन बातों से जब कंपनी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों के साथ में कासिम बाजार में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री पर हमला कर दिया और कोलकाता की तरफ रुख कर लिया कि कोलकाता में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भी नष्ट कर दिया जाए। और कोलकाता हाथ से जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोर्चा जो संभाला वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब प्लासी का युद्ध आता है। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 1757 ईस्वी में हुआ और सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि सेनापति मीर जाफ़र जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाता है और मीर जाफ़र यहाँ का फिर नवाब बनता है। यानी मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल लेता है और सिराजुद्दौला का धोखा देने के बाद में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे मीर जाफ़र को यहाँ का नवाब बना दिया, ठीक है। अब है प्लासी जो है, प्लासी एक स्थान है जहाँ पे प्लाश वन पाए जाते हैं, प्लास के फूल पाए जाते हैं और इसका नाम प्लासी इसलिए पड़ा क्योंकि ये प्लासी के वनों की मध्यता है, यानी प्लास के जो फल है सॉरी फूल है उनकी उपलब्धता अधिक है और ये जो फूल होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं जिनसे गुलाल बनाया जाता है, ठीक है, जो होली पे इस्तेमाल होता है। आगे देखें, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की ये भारत में पहली बड़ी जीत थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत इसलिए थी क्योंकि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में युद्ध लड़ रही है, इसलिए नए नवाब की शिकायत है, कंपनी का जवाब और कंपनी का नवाब बना। मीर जाफ़र के द्वारा कंपनी का विरोध करने पर कंपनी ने उसे नवाब पद से हटा दिया और लेकिन कुछ समय बाद मीर जाफ़र ने कुछ समय बाद मीर जाफ़र को हटा करके कासिम को शासक बना दिया और फिर कुछ समय बाद में कासिम ने भी कंपनी से परेशान होकर कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे बक्सर की लड़ाई कहा जाता है, जो 1767 ईस्वी में हुई। और मीर कासिम को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और फिर मीर जाफ़र को पुनः यहाँ का नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर को एक शर्त पर बनाया, मीर जाफ़र जो था उसको एक शर्त पर यहाँ पे बनाया गया कि तुम 5 लाख रुपए है वो हर महीने ईस्ट इंडिया कंपनी को दोगे। तो यहाँ सिंपल है कि पहले मीर जाफ़र बना, मीर जाफ़र के बाद में मीर जाफ़र ने जैसे आनाकानी की तो हटा करके कासिम को उड़ा दिया, कासिम ने आनाकानी की तो 1764 का बक्सर का युद्ध हो गया, ठीक है। और 1764 का बक्सर का युद्ध होने के बाद में मीर जाफ़र को वापस बुलाया गया। मीर जाफ़र को एक शर्त पर बनाया गया कि जाफ़र तेरे को शासक तो बना देंगे लेकिन तुझे 5 लाख रुपए हर महीने ईस्ट इंडिया कंपनी को देने होंगे, ठीक है। फिर 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव थे उसने ऐलान किया कि 1765 में जैसे मीर जाफ़र मर गया तो कहा कि अब हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। यानी अब 1765 के बाद में जो भी जाफ़र के बेटे बेटे शासक बने होंगे उन्होंने खुद ही बंगाल को ये जो बंगाल प्रांत है उसका दीवान है कंपनी को नियुक्त कर दिया। दीवानी पद मिलने पर कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर पूर्णतः नियंत्रण मिल गया और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। नवाब सबसे तात्पर्य सत्ता और ताकत है और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे और ज़मीन और बहुत सारे पैसे देंगे। इन लोगों को बाध्य कर दिया कि तुम लोग है वो अफसरों को, जो अफसर है ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्हें पैसे दोगे और ज़मीन भी दोगे, क्योंकि कंपनी है वो बंगाल का नवाब बन चुकी थी। इसलिए बाद में बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड से सर्वप्रथम भारत यानी भारत के मद्रास पर आया तो 1743 ईस्वी में आया था, जब इसकी उम्र केवल और केवल 18 साल थी।
और 1767 यानी 67 के अंदर ये 2 बार गवर्नर जनरल बना। और जब ये इंग्लैंड लौटा तो 40,01,102 पाउंड राशि इसने जमा कर रखी थी। और 1772 ईस्वी में इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में इसे बरी तो कर दिया गया, लेकिन इसने खुद क्या किया कि फांसी की सज़ा खा ली, यानी सॉरी इसने आत्महत्या कर ली कि मेरे ऊपर किस तरीके का आरोप लगे, और इसके शायद घर वालों ने इसको छोड़ दिया था, इसलिए इसने 1774 के अंदर आत्महत्या कर ली थी। तो 1772 में इसके ऊपर गिरफ्तारी की गई, इसके ऊपर गिरफ्तार का मुकदमा चलाया गया और 1774 के अंदर इसने खुद ने आत्महत्या कर ली। आगे देखें कंपनी का फैलता शासन स्वरूप। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किसी इलाके में सीधे सैनिक हमले तो नहीं किए। उन्होंने भारतीय रियासत का अधिकरण करने से पहले राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई की बात करें तो 1764 में बक्सर नगर के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो किसके खिलाफ किसने नेतृत्व किया? हेक्टर मुनरो। और मुगल नवाब सेनाओं के बीच में लड़ी गई, जिसमें बंगाल का नेतृत्व मीर कासिम ने किया था, अवध का नेतृत्व शुजाउद्दौला ने किया था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी यहाँ पे शामिल थे। अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन इसमें ये लोग हार गए थे। और बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्येक रियासत के अंदर रेजिडेंट तैयार कर दी, और यह एक जो रेजिडेंट होती थी ये राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। कहने का मतलब वर्तमान समय की बात करें तो राजदूत की तरह ही कुछ ऐसे लोग होते थे जिनका कार्य कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी के भारतीय रियासतों के भीतरी मामले में दखल देने लगे, और इसी तरह भारत की रियासतों पर वह धीरे धीरे सहायक संधि ठोक दे गए और अपना विस्तार करते गए। किसी रियासत ने अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की है और वह समय पर अपनी रकम या किस्त अदा नहीं कर पाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनकी जो पूरी रियासत थी वो कंपनी के कब्जे में आ जाती थी। उदाहरण के तौर पर बात करें, रिचर्ड वेलेजली जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उस समय अवध के नवाब के पास किस्त चुकाने के पैसे नहीं थे, तो उनकी 1801 में जो रियासत थी उनका आधे से अधिक भाग है वो कंपनी के अंदर आ गया था। आगे बात करें टीपू सुल्तान, शेर मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 तक रहा। ये टीपू सुल्तान के पापा थे, और उनका पुत्र जो टीपू सुल्तान है उनका शासनकाल है वो 1782 से 1799 तक रहता है। और मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के अंतर्गत आता है, और यहाँ का जो मैसूर के जो शासक है वो टीपू सुल्तान है, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। और 1785 के अंदर टीपू ने इस रियासत में पड़ने वाले सभी बंदरगाह पर चंदन, लकड़ी, काली मिर्च, इलायची पर निर्यात पर रोक लगा दिया, और सुल्तान ने जो स्थानीय सौदागर थे उनको भी मना कर दिया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में व्यापार स्थापित नहीं करेंगे। साथ ही टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए, और जो अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि अगर हमारे साथ व्यापार नहीं कर करके ये किसी दूसरे के साथ में व्यापार कर रहे हैं तो ये लोगों को पसंद नहीं आया अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। इसी कारण अंग्रेज़ों के साथ में 4 बार जंग लड़ी, 1767 से 69, 1780 से 84 और 1790 से 92 और 1799 तक इन्होंने 4 बार लड़ाई लड़ी। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग कंपनी की सफलता प्राप्त होती है कंपनी को, और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए युद्ध में मारे जाते हैं। टीपू सुल्तान के बाद मैसूर के पुराने वोडियार राजवंश को वहाँ की सत्ता दे दी गई, और इस तरह मैसूर पर सहायक संधि ठोककर अंग्रेज़ों ने मालाबार तट पर वो नियंत्रण में ले लिया। देखो जो श्रीरंगपट्टनम था, श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेज़ों और टीपू की जो आखिरी लड़ाई थी जो 1799 में लड़ी गई, तो यहाँ पे क्या किया कि जो टीपू है वो लड़ाई करते हुए यहाँ पे मारे गए, ठीक है ना। टीपू ने अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए यहाँ पे मारे गए। तो टीपू का हुआ क्यों कि टीपू अपनी राजधानी की रक्षा कर रहे थे 1799 में, और अंग्रेज इधर से लड़ाई करने आ गए। तो टीपू अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए जो श्रीरंगपट्टनम था वो इनकी अंग्रेज़ों के सामने आखिरी लड़ाई थी, और युद्ध में वो मारे गए, और पुराने वोडियार राजवंश को वहाँ की सत्ता दी गई, ठीक है ना। और इस तरीके से उन्होंने मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया। मराठों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई, 1761 की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। तो ये 1761 की जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसके अंदर जो मराठी सपने देख रहे थे कि हम दिल्ली से अपना शासन संचालन करेंगे, तो उनका 1761 में हार के बाद में वो उनका सपना चूर चूर हो गया। और मराठा का एक सरदार होता था जिसे पेशवा कहा जाता था, अर्थात सर्वोच्च मंत्री। इसके अंतर्गत राज्य मंडल कार्य करते थे। 18वीं सदी के महाराज सिंधिया और नाना फडणवीस 2 आखिरी प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे।
मराठों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला युद्ध की बात करें तो 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म होता है। दूसरे युद्ध की बात करें, अंग्रेज मराठा युद्ध, जो 1803 से 1805 के मध्य लड़ा गया, और उस युद्ध के नतीजे की बात करें तो उड़ीसा, यमुना और उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित कई भाग है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। उसके बाद में अंतिम युद्ध की बात करें तो 1717 से 1799 में लड़ा गया, जिसे पेशवा की शक्ति को पूरी तरीके से कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर पर भेज दिया गया, जहां उसे पेंशन दी जाती थी। पेंशन के ऊपर बिठूर भेज दिया गया, ठीक है। और इसी के साथ बिठूर भेजने के बाद में विद्या का दक्षिणी क्षेत्र है उस भूभाग पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः नियंत्रण हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल 1813-23 ईस्वी तक सर्वोच्चता की, देखो ये जो लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था वो 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है, और इसने क्या किया, भारत के अंदर सर्वोच्चता की नीति अपनाई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कित्तूर, फिलहाल जो कर्नाटक में है, वहाँ एक छोटे राज्य के कब्जे में लेने का प्रयास किया, और वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, और 1824 में उसे गिरफ्तार किया गया और 1829 में उनकी मृत्यु होगी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने वर्तमान कित्तूर जो कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पे राज्य को हड़पने की कोशिश की। तो वहाँ की जो रानी चेन्नम्मा थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा दिया और बगावत कर दी, ठीक है। अब बगावत करने के बाद में हुआ ये कि 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में वो जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे बात करें 1830 की, तो 1830 के दशक के अंदर कंपनी को रूस के बढ़ते प्रभाव से काफ़ी डर था, और इसी कारण कंपनी ने 1838 से लेकर 1842 तक अफगानिस्तान के साथ में एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, और यहाँ पे अपना आय प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो 1843 के अंदर है, इस सिंध प्रांत जो है, सिंध प्रांत के अंदर क्या किया, अपना शासन स्थापित कर लिया, ठीक है। फिर पंजाब की बारी थी, तो पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह थे, तो उन्होंने कंपनी के अच्छे से दाल नहीं गलने दी, तो वो कंपनी जो ईस्ट इंडिया है वो महाराजा रणजीत सिंह के मरने तक का इंतजार करती है, और 1839 में जैसे ही वो मर जाते हैं तो वो दो लंबी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और 1849 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे भी कब्जा कर लिया था। आगे बात करें विलय नीति की, तो विलय नीति की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विलय नीति चलाई थी, तो बात कर लेते हैं। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली, यानी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। और लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसे विलय नीति नाम दिया गया, और इस सिद्धांत के इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस पुत्र नहीं है, तो उस रियासत को हड़प लिया जाएगा, कंपनी के हड़प लिया जाएगा, या फिर वो कंपनी के अधिकार में आ जाएगी। इस सिद्धांत के अंतर्गत संतारा रियासत जो थी, सतारा, वो 1848, उसके बाद में सबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, और जो 1854 के अंदर अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई थी। फिर बात करें 1856 में, तो अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। वहीं के नवाब को कुशासन करने के फर्जी षड्यंत्र कर हटा दिया गया, ज़बरदस्ती अवध पर कब्जा कर लिया। तो फिर ये नवाब को इस तरीके से राजगद्दी से हटता हुआ देखकर जनता है वो भड़क उठी, और 1857 के विद्रोह का ये एक कारण भी माना जाता है। आगे बात करें ब्रिटिश शासनकाल में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई, और इन प्रेसिडेंटियों का जो मुख्य होता था वो गवर्नर होता था, और इनके ऊपर जो गवर्नर के ऊपर जो अधिकारी होता था उसका नाम था गवर्नर जनरल। ब्रिटिश शासनकाल में वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में एक नई व्यवस्था लेकर आए थे, या फिर उन्होंने एक नई व्यवस्था स्थापित की थी जिसमें एक ज़िले के अंदर 2 अदालतें होगी, एक तो फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। और दीवानी अदालतों के जो मुख्य होते थे वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग जब 1785 में यहाँ से जब इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्के ने उनके ऊपर बंगाल का जो शासन है उसे ढंग से नहीं चलाने के कारण उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया, जिसे ब्रिटेन की संसद के अंदर महाभियोग कहा जाता है, जो लगभग 7 साल तक चला। फिर बात करें धर्मशास्त्र के अलग अलग शाखाओं के स्थानीय कानूनों को अलग अलग के रूप में समझना पड़ता था। इस विभिन्नता को ख़त्म करने के लिए 1775 के अंदर 11 पंडितों ने एक भारतीय कानून का संकलन तैयार किया। फिर NB हॉल हेड ने इस कानून का जो संकलन था इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता तैयार की गई।
और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। और इसके अलावा कोलकाता में एक अपीली न्यायालय और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना कर दी गई। अब कुछ MCQs क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जिस व्यावसायिक उद्यम में वस्तुओं को सस्ते दाम पर खरीद कर महंगे भाव में बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे वाणिज्यिक कहा जाता है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो हुगली नदी के किनारे 1651 में। प्लासी का युद्ध किस नवाब के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा गया? नवाब सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों सेना का नेतृत्व तो किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। किसकी गद्दारी के कारण अंग्रेज़ों ने प्लासी की युद्ध जीतने में सफल रहे? तो मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने किस युद्ध में हराया? बक्सर की लड़ाई में हराया। और मीर जाफ़र के बाद अंग्रेज़ों ने किसे वहाँ का शासक बनाया? तो मीर कासिम को बनाया। ठीक है। और किस जंग में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारे गए? तो श्रीरंगपट्टनम की 4 मई 1799। और अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन सी रानी ने हथियार उठाए थे? रानी चेन्नम्मा ने। ठीक है। डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार 17 और जो अंतिम है वो अवध 1856। और दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा कब समाप्त हुई? तो 1834 के अंदर। ये थे आपके कुछ मोस्ट MCQs क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसे कहें 1 लाइनर क्वेश्चन और थोड़ी और डिटेल के अंदर दिए हुए सारी जानकारियाँ। नेक्स्ट अध्याय में अपन बात करेंगे आपके अध्याय 3 के अंदर जो कौन कौन सी चीज़ें रहने वाली हैं उनकी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में साथ आपको कौन सा कंटेंट चाहिए मुझे कमेंट भी करें, और साथ के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इन क्लास की विस्तृत जानकारी देखनी है तो विजिट करें लक्ष्य क्लासेज बालोतरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। वैसे मैं उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। बाय बाय, धन्यवाद।